हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। अध्याय नंबर 2, संविधान निर्माण, कक्षा 9th। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। ये कथन किसका है? नेल्सन मंडेला का है ये कथन। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया और मैंने अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया। मैंने एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें, सबको समान अवसर उपलब्ध हों। मैं ऐसे आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं अपनी जान भी दे दूँगा। किसने कही थी यह बात? नेल्सन मंडेला ने कही थी। यह नेल्सन मंडेला का कथन था। नेल्सन मंडेला पर दक्षिण अफ्रीका में गोरों की सरकार थी। गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया और उन्हें 7 अन्य नेताओं, नेल्सन मंडेला के साथ 7 अन्य नेताओं को 1964 में रंगभेद से चलने वाले शासन का विरोध करने के कारण इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर और आजीवन कारावास की सजा सुना दी। इनको 7 तो अन्य लोग थे और एक नेल्सन मंडेला था। अगले 28 वर्षों तक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयानक जेल रोबन द्वीप में कैद रखा। यानी कहाँ पर कैद रखा नेल्सन मंडेला को? रोबन द्वीप पर। सबसे भयंकर जेल है यह। और 28 वर्षों तक जेल में रखा। किसको? नेल्सन मंडेला को। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष। रंगभेद नस्ल भेद पर आधारित था। किस देश में चला था ये? दक्षिण अफ्रीका में चला था। किसने चला था? यूरोप के गोरे लोगों ने चला था। और कब से कब तक? 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक चला था। यहाँ पर जो अंग्रेज थे, यूरोपीय लोग थे, क्या करना आए थे? व्यापार करना आए थे यूरोप तक। और दक्षिण अफ्रीका में अपना उसी तरह कब्जा कर लिया जिस प्रकार भारत पे कब्जा किया था अंग्रेजों ने। हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बना लिया इसको, अफ्रीका को, जैसे भारत को बना था। लेकिन भारत से उल्टी कंडीशन थी। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में गोरे बस गए थे और स्थानीय शासन अपने हाथों में ले लिया था। और रंगभेद की राजनीति ने लोगों की चमड़ी के आधार पर बांट दिया था। इन अंग्रेज लोगों ने रंग के आधार पर जनता को, लोगों को बांट दिया था। दक्षिण अफ्रीका के जो स्थानीय लोग थे उनकी चमड़ी का रंग कैसा था? बिल्कुल काला था। दक्षिण अफ्रीका के जो स्थानीय लोग हैं, आबादी में उनका हिस्सा कितना था? 3/4। आबादी में कितने थे अंग्रेज? 3/4 थे। एक हिस्सा अंग्रेजों का, 3 हिस्सा दक्षिण अफ्रीका के लोगों का था। सवेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित रंगीन चमड़ी वाले भी थे। ये कौन थे? ये भारतीय लोग थे। गोरे शासकों के अलावा गोरे शासक गोरों के अलावा और सबको छोटा और नीच मानते थे। इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। रंगभेद की शासकीय नीति की अश्वेतों के लिए एक क्या थी? दमनकारी थी। दमनकारी क्या होती है? दमनकारी होती है किसी का शोषण करना। गोरों की बस्तियों में रहने की इजाज़त नहीं थी। किसको? जो काले लोग थे अफ्रीका के, उनको गाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय इत्यादि सभी चीज़ क्या थी? अलग अलग थी। दोनों की, अश्वेतों की और अश्वेत लोगों की अलग अलग थी। गोरे और काले लोगों की अलग अलग जगह थी। इसे क्या कहा जाता है? इंतज़ाम कहा जाता है। अलग अलग इंतज़ाम किया गया था दोनों के लिए। लोग गोरों के आरक्षित स्थानों पर नहीं जा सकते थे और इनके साथ बड़ा भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। संगठन नहीं बना सकते थे दक्षिण अफ्रीका के काले लोग। 1950 से ही सफेद और रंगीन चमड़ी वालों ने, जो भारतीय मूल के थे, रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया था। अपना विरोध प्रदर्शन के लिए वो किस में शामिल हुए? अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे के नीचे एकजुट हो गए थे। यानी एक यह पार्टी है अफ्रीका की। नेल्सन मंडेला इसी पार्टी के नेता थे। जो रंगभेद के खिलाफ नीति चलाई थी अफ्रीका में, उसमें अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी शामिल हो गए थे, जो रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ आ गए थे। इससे उस संघर्ष को और अधिक बल मिला।
यानी एक ही जो नेल्सन मंडेला था 28 साल जेल में रहे के बाद क्या किया, रिहा किया गया। 28 साल जेल में कौन रहे थे, नेल्सन मंडेला। उसके बाद आज़ाद किया गया नेल्सन मंडेला को। कब, 26 अप्रैल 1994 के मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका एक गणराज्य बन गया था। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य कब बना या गोरे लोगों से मुक्ति कब मिली दक्षिण अफ्रीका को, 26 अप्रैल 1994 को। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती है। 26 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका आज़ाद हुआ था गोरों के राज से। यह दुनिया का नया लोकतांत्रिक देश था, यानी दक्षिण अफ्रीका क्या है, दुनिया का लोकतांत्रिक देश है एक। रंग-भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई। इन रंग-भेद की जो नीति थी वह समाप्त हो गई थी वहाँ से। सभी नस्ल के लोगों मिलजुल कर सरकार के गठन का रास्ता खुल गया था। यानी जितनी नस्ल थी वहाँ पर विशेषकर 3 नस्लें थी, एक गोरों की, एक काले और एक रंगीन। रंगीन कौन थे, भारतीय थे। इन 3 नस्लें थी वहाँ पर, इन तीनों ने मिलजुल के सरकार बना ली। ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह कौन से थे, एक था गोरों का और एक था कालों का। शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए थे। यानी दोनों के दोनों ग्रुप इस बात पर सहमत हो गए थे कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बल मनसाहत पर भरोसा था। इन दोनों के एक दूसरे पर भरोसा था। वे इससे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास न छोड़ें, यानी अच्छे काम पर कभी विश्वास न छोड़ें। इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। यानी जो मनुष्य जाति है इसी पर विश्वास करना हमारा आधार है। और भगवान ने केवल एक मनुष्य जाति को ही पैदा किया है, बाकी जात पात धर्म तो पृथ्वी पर आने के बाद बनाए गए हैं। ये बातें किसने कही हैं, सारी नेल्सन मंडेला ने कही हैं। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के साथ असभ्यत समाज के आग्रह किया कि असभ्यत नेताओं ने जो नेल्सन मंडेला था खासकर उसने, और असभ्यत समाज से आग्रह किया कि वो गोरों के जुल्मों को भूल जाएं, उन्हें माफ़ करते हैं गोरों को। उन्होंने कहा कि आइए अब नस्लों और स्त्री पुरुष की समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों के सामाजिक न्याय मानवाधिकार पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका की निर्माण करें। एक पार्टी ने तो दमन किया था, यानी अंग्रेजों ने दमन किया था और हत्याएं की थी। दूसरी ओर पार्टी ने क्या किया, आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। जो नेल्सन मंडेला की पार्टी थी उसने नए संविधान का निर्माण में दोनों एक साथ बैठे, गोरे भी काले भी। दक्षिण अफ्रीका आज अपने आप को क्या कहता है, इंद्रधनुषी देश कहता है। इंद्रधनुषी देश क्यों कहता है, क्योंकि जैसे इंद्र में जो इंद्रधनुष होता है उसमें 7 रंग होते हैं। इस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में भी विभिन्न प्रकार के जाति के लोग रहते हैं, वो सब इंद्रधनुष की तरह दिखाई देते हैं। दो वर्ष तक लगातार चर्चा बहस हुई, किस पे, संविधान पे। जिस प्रकार हमारे देश का संविधान 3 वर्ष में बना था, उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका का संविधान 2 वर्ष में बना था। जो संविधान बनाया है वैसा अच्छा संविधान दुनिया में अभी कभी नहीं बना। इन दुनिया का सबसे अच्छा संविधान किस देश का है, दक्षिण अफ्रीका का दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए हैं उतने अधिकार दुनिया के संविधान में किसी में नहीं दिए गए हैं। यानी जो नागरिक हैं उनको बहुत अधिक अधिकार दिए गए हैं दक्षिण अफ्रीका में। साथ ही उन्होंने यह फैसला किया कि जो भी मुश्किल होगी
मामले जो भी, साथ ही उन्होंने फैसला किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा, न ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा, न ही किसी का बुरा मानकर या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो किया कुछ किया हो, हर समस्या का समाधान सबकी भागीदारी से होगा। अब दक्षिण अफ्रीका के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए इसकी साइट पर जाएं। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग क्या ले रहे हैं? शिक्षा ले रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं। 1994 तक जिस देश को दुनिया भर में अलोकतांत्रिक कहा जाता था, आज वो देश लोकतांत्रिक बन चुका है। और आपको पता है कि इसका संविधान पूरे विश्व में फेमस है। आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। मैंने सबका लिए मॉडल बना है कौन? दक्षिण अफ्रीका। यह काम दक्षिण अफ्रीका लोगों द्वारा उनके साथ में एक इकट्ठे रहने के कारण और दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वों अनुभवों के आगे इंद्रधनुषी समाज, यानी दक्षिण अफ्रीका में समाज इंद्रधनुषी समाज है। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला क्या कहता है? दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है गोरे और कालों के बीच कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम अपने रंग भेदी और क्रूर दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देते। पर बात इतनी नहीं, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने पर घोषणा भी सवेतों और असवेतों स्त्री पुरुषों ने की थी। हमें संविधान की जरूरत क्यों है? जो अफ्रीका है, अफ्रीका में जो बहुसंख्यक थे, इस संख्या में बहुत अधिक थे जो असवेत हैं, काले लोग हैं, खुद अफ्रीकी लोग थे जो इस जनसंख्या में अधिक थे, इसीलिए बहुसंख्यक हुए। और अल्पसंख्यक कौन हुए? अंग्रेज हो गए जो शासन करते थे किस पर? दक्षिण अफ्रीका पर। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति एक वोट पर कौन मानेंगे? गोरे लोग मानेंगे वह ठीक है, एक व्यक्ति एक वोट पर राजनीति चलेगी आगे, यह शासन चलेगा। असवेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो गोरे हैं वो अल्पसंख्यक हैं और बहुसंख्यक असवेत बहुसंख्यक हैं, यानी सभी फैसले कौन लेंगे? बहुसंख्यक अपने पक्ष में कर लेंगे। इस कारण से सभी के सभी फैसले बहुमत के आधार पर नहीं होंगे। इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए असवेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद को कब्जा नहीं करेंगे। यह समझौता आसान नहीं था। नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। संविधान नियमों का काम करता है। पहला काम क्या है? यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा दिलाता है और सहयोग विकसित करता है। कौन? संविधान। संविधान क्या होता है? एक नियमों की बुक है जो लोग सामूहिक रूप से लोग सभी मानते हैं, इसके गुणों को, इसके नियमों को। यानी जो संविधान है एक नियमों की बुक है, इसके नियम सभी लोग मानते हैं जितने भी देश में रहते हैं। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा। ये कौन करता है? संविधान करता है कि संविधान ये बताता है कि सरकार का गठन कैसा होगा, किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा नियम क्या है? तीसरी बात क्या है संविधान के बारे में? यह सरकार के अधिकारों की सीमा को भी नियंत्रित करता है। हमें बताता है कि नागरिकों के साथ क्या अधिकार हैं और कैसा व्यवहार करना है। कौन बताता है सब बातें? संविधान बताता है। चौथा, वह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, यानी अच्छे समाज के लिए
अच्छे समाज का गठन कैसे किया जाए, लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी क्या लोकतांत्रिक शासन हो सकते हैं? यह जरूरी नहीं कि जिन देशों में संविधान हो वे लोकतांत्रिक ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिन देशों में लोकतंत्र शासन है वहाँ संविधान की ज़रूरत होती है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी किसने? अमेरिकी लोगों ने अपने दिल से बात कही थी। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिका के लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया था। यानी जो ब्रिटेन था इनके साथ लड़ाई की अमेरिका के लोगों ने और अपने लिए स्वयं का संविधान बना था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद, जो फ्रांस की क्रांति थी इसके बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान का मान्यता दी थी। यानी जो फ्रांस के लोग थे क्रांति के बाद एक लोकतांत्रिक देश बन गया फ्रांस। इसके बाद यह विचलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान होगा। यानी जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी वहां लिखित संविधान होगा। भारतीय संविधान का निर्माण। दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत भी एक कठिन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था, क्योंकि दूसरी बार एक और तो भारतीय लोग आज़ाद हुए थे अंग्रेजों के चंगुल से, दूसरी ओर भारत के दो विभाजन हो गए थे, भारत और पाकिस्तान। जिसे इसी दिन यानी 14 तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विभीषका दिवस मनाया जाता है, भारत और पाकिस्तान के अलग होने की दुख में। दोस्तों जो इधर दिए हैं इनको हम बाद में करेंगे सबको एक साथ में, वीडियो को जूम करके, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। विभाजन से जुड़ी हिंसा में, जो हिंसा हुई थी विभाजन के बाद, उसमें लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे। कितने? 10 लाख लोग मारे गए थे। ये अंग्रेजों ने देशी रियासतों के शासकों को आज़ादी दी थी कि चाहे तो भारत या पाकिस्तान किसी में मिल सकते हैं, यदि अकेले रहना चाहे तो अकेले भी रह सकते हैं। ये सबसे बड़ा मुश्किल काम था भारत वालों के लिए। जो रियासतें हैं इनको विलय करना और अनिश्चित भरा काम था, ये बहुत ही कड़ा काम था रियासतों को एक करना। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन पर आने लगता जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। संविधान का निर्माण का रास्ता। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़े लाभ था। क्या लाभ था? दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी थी, वैसी उस समय भारत में नहीं थी। यानी भारत में जो सभी बातें थी सभी बातों पर उसी समय सहमति नहीं बनी थी। भारत आज़ाद हो गया था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना है उन्होंने यह भी तय करना था। आज़ादी के लिए संघर्ष बहुत लड़े थे भारतीयों ने। ऐसे में कुछ मतभेद अब भी बने हुए थे। कुछ बुनियादी विचार का लगभग सभी लोगों सहमत नहीं थे। इन सभी विचारों पर सभी लोग सहमत नहीं थे। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और अन्य लोगों ने भारत का संविधान लिख डाला था। कब? 1928 में। भारत में एक मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय है राय सोनीपत में। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव की रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा इसकी रूपरेखा कराची में रखी गई थी 1931 में। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान की सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ बात कही गई है कि इसमें संविधान में 1931 में भी और 1928 में भी ये बातें की गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। यानी जो मूलभूत कुछ मूल्य हैं उन पर पहले से ही सहमति बन चुकी थी नेताओं की। इस प्रकार भारतीय संविधान बनाने में कोई ज़्यादा अड़चन नहीं आई।
नॉट इम्पोर्टेंट। हमारा संविधान किससे प्रभावित था? 1935 के एक्ट से प्रभावित था। यहाँ पर ये बात लिखी गई है और नॉट इम्पोर्टेंट है और ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे नेताओं को इतना आत्मविश्वास हो गया था कि उन्हें बाहर के विचारों और अनुभवों को अपने ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं थी। यानी दूसरे देशों से जो भारतीय संविधान में लिए गए हैं शब्द, वो उनको लेने में भारतीय लोगों को कोई हिचक नहीं थी। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे, उसके आदर्शों से। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र और कामकाज अमेरिका के अधिकारों की सूची से प्रभावित थे। यानी मध्य अधिकार किसे लिए? अमेरिका से। संसदीय प्रणाली किससे ली थी? ब्रिटेन से। और फ्रांसीसी क्रांति से आदर्श संविधान के रूप लिए थे। रूस में समाजवादी क्रांति से प्रभावित थे कौन? भारतीय लोग। कि समाज के बारे में और आर्थिक समता का पर आधारित बनाने की कल्पना की। किसको? संविधान को। लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं करते थे। भारतीय संविधान में दूसरे संविधानों की नकल नहीं की गई है, लेकिन उनसे शब्द लिए गए हैं, सोर्स है कुछ, लेकिन शब्द सारे अपना भारत के हैं। वे चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होंगी। इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान का निर्माण करने में मदद की। चुने गए प्रतिनिधियों को जो संविधान नामक विशाल दस्तावेज लिखने का काम सौंपा गया था, उसे बोलते हैं संविधान सभा। यानी संविधान को लिखने वाले लोग थे जो शामिल थे, उनको क्या बोलते हैं? संविधान सभा बोलते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में क्या हुए थे? चुनाव हुए थे। कब हुए थे? जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा के लिए सदस्यों के चुनाव हुए थे। संविधान सभा को पहली बैठक, जो संविधान सभा था, इसकी पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946 में। कब हुई? दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, याद रखेंगे। इसके कुछ समय बाद भारत दो भागों में बट गया था, भारत और पाकिस्तान। भारत का संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा सब भारतीय और पाकिस्तान की अलग अलग संविधान सभा बन गई थी। संविधान लिखने वाली सभा में जिसने संविधान लिखा, उस सभा में कितने सदस्य थे? 299। 299 सदस्य थे संविधान लिखने वाली सभा में, याद रखेंगे। 299 सदस्य थे जिन्होंने भारत का संविधान लिखा। इससे 26 नवंबर 1949 को पूरा काम कर लिया। यानी 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लिखा गया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर वर्ष 26 जनवरी को मनाते हैं। नॉट इम्पोर्टेंट। दुनिया के कई देशों में संविधान फिर से लिखना पड़ा। संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहाँ की सभी सामाजिक समूहों और राजनीतिक दलों ने सहमति नहीं थी। सामाजिक और राजनीतिक दल थे, इनकी सहमति नहीं बनती थी संविधान में। देश में कई देशों में संविधान है, पर वह कागज का एक टुकड़ा है या किसी भी अन्य किताब की तरह दस्तावेज पर है, कोई भी उस पर आचरण नहीं करता है। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी लगभग 50 साल से में अनेक सभी सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं। कुछ सामाजिक समूहों ने संविधान पर कुछ सवाल उठाए हैं, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह, राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाए हैं। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है कि हमारे संविधान पर आज तक कोई सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने सवाल नहीं उठाए हैं। संविधान बनाने की दूसरी कारण यह था कि संविधान सभा भी भारत के लोगों की प्रतिनिधित्व कर रही थी।
ये जो संविधान सभा थी ये भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उसमें सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था। इसीलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। उनका चुनाव लोगों ने प्रत्यक्ष ढंग से नहीं किया था। इसका चुनाव कैसे हुआ था? जो संविधान सभा थी मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों में सदस्यों ने ही किया था, प्रांतीय असेंबली के सदस्यों ने किया था, जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। प्रांतीय असेंबलियों से क्या हुए थे? संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था, उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, यानी सबसे अधिक सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे, क्योंकि इस पार्टी ने देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी। इस पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। यानी जो कांग्रेस थी, कांग्रेस में भी अनेक विचारों के अलग अलग लोग थे, उनके अपने समूह थे। वे सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। संविधान सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में भी जो है सभा थी संविधान सभा, इसमें जाति, वर्ग, धर्म और पेशे के आधार पर लोगों को बांटा गया था। अलग अलग पेशे के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता तो तब भी इसका स्वरूप काफी कुछ इसी तरह का होता। यदि जो संविधान सभा है इसका गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाता तो क्या होता? तो होता क्या कि जो उसका संविधान सभा का जो स्वरूप है और वो सेम ही रहता, उसमें कोई खास बदलाव नहीं होता, क्योंकि इतने सदस्य वैसे चुनेंगे, इतने सदस्य ही चुनाव के द्वारा चुने जा सकते थे। 3 वर्षों में हमारा संविधान 3 वर्षों में लिखा गया। लगभग 114 दिन गंभीर चर्चा हुई, यानी 114 दिन क्या हुई? गंभीर चर्चा हुई। सभा में हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को क्या किया गया? रिकॉर्ड किया गया। क्या में? संविधान में। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स को यानी जो चर्चा हुई थी संविधान सभा में, उसको 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। आगे नोट इम्पोर्टेंट महात्मा गांधी ने क्या बातें कही थी संविधान के बारे में? मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग निम्न वर्ग न रहे, ना तो उच्च वर्ग रहे ना निम्न वर्ग रहे। ऐसे भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहें। ऐसे भारत में छुआछूत, शराब और नशीले पदार्थों की कोई जगह न हो। औरतों को भी मर्दों जैसा अधिकार हो। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। ये बात गांधी ने कही थी। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर का भी था, जिन्होंने संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नज़रिए को कट्टू आलोचना की थी। यानी गांधी के कट्टू आलोचक थे कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने चिंताओं का स्पष्ट ढंग से नीचे लिखा है। भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम न होने की हैरानी आपको होगी। यानी महात्मा गांधी का नाम
संविधान सभा का सदस्य के रूप में नहीं था। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आया था, क्या महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे? महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। यानी संविधान सभा के अनेक सदस्य थे जो गांधी जी के विचारों पर आधारित थे। 1931 में पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया। यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? गांधी की। कब प्रकाशित हुई? 1931 में, याद रखेंगे। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका प्रकाशित हुई थी महात्मा गांधी की। इसी वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, यानी नमक कानून तोड़ो आंदोलन। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था? 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी 26 जनवरी से हमारा संविधान लागू हो गया था। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, यानी राजनीति में तो समानता होगी, परंतु आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताएं होगी। आर्थिक गरीबी, अमीरी और सामाजिक, आपको पता है सब समाज अलग अलग भागों में बटा हुआ था, असमानताएं थी। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। यानी जो सामाजिक आर्थिक रूप से जो सशक्त लोग हैं वो एक वोट एक व्यक्ति के अधिकार को नकारते रहेंगे। हम इस विरोधापूर्ण संपूर्ण जीवन कोई कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे, यानी इस प्रकार का विरोधपूर्ण जीवन हम किस प्रकार जीते रहेंगे। हम अपने सामाजिक आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे। अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चलता रहा तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को संकट में डालेंगे। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने दिया भाषण। कौन सा भाषण दिया था? देख लीजिए, नीचे दिखा भाषण। वीडियो रोककर इस भाषण को पूरा पढ़ लें। आपके लिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। संविधान का दर्शन, यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। यानी जब संविधान की शुरुआत करते हैं तो छोटी सी चीज़ के साथ होती है, बुनियादी मूल्यों के साथ होती है। जब हम लेसन के शुरुआत में पढ़ते हैं उद्देशिका प्रस्तावना, इसे संविधान की प्रस्तावना बोलते हैं, उद्देशिका बोलते हैं। इसी के साथ संविधान की शुरुआत होती है। यानी शुरुआत जो संविधान का पहला पेज है उस पर उद्देशिका लिखी है हमारी। अमेरिका संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने, अमेरिका के लोग क्या कहते हैं, अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाए रखने, साझा सुरक्षा व्यवस्था करने, जन कल्याण को बढ़ावा देने तथा अपने और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान की स्थापना करते हैं, इसका अभिषेक करते हैं। ये बात किसमें लिखी गई है? अमेरिका के संविधान में लिखी गई प्रस्तावना है ये। दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना ये लिखी है, देख लीजिए। हम इनसे कोई मतलब नहीं, प्रस्तावना संविधान की शुरुआत प्रस्तावना के साथ करते हैं। यानी अमेरिका के लोग, अफ्रीका के लोग, भारत के लोग अपने संविधान की जो शुरुआत है प्रस्तावना के साथ करते हैं। यानी प्रस्तावना भारत ने कहाँ से ली? अमेरिका से ली, क्योंकि अफ्रीका तो भारत से बाद में आज़ाद हुआ है 1964 में जाकर। इस प्रस्तावना में भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। जो प्रस्तावना है इसमें भारत के संविधान की आत्मा बसती है। यहाँ पर भारतीय जो संविधान की उद्देशिका है प्रस्तावना वो लिखी गई है। समाजवादी का मतलब क्या है? हम भारत के लोग क्या है, इसका मतलब क्या है? समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है। जो समाज में संपदा है वो सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के आधार पर होना चाहिए। समानता के आधार पर होना चाहिए समाज में। सरकार जमीन और उद्योगों के धंधों को हकदार से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हों। यानी सामाजिक असमानताएं कम होनी चाहिए, सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम होनी चाहिए। समाजवादी में ये बात कही गई है। हम भारत के लोग हैं, इसके बारे में क्या लिखी है? भारत के संविधान के निर्माण और
अधिनियम भारत के लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने किया है। हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोगों ने ही संविधान का निर्माण किया है, ये किसी बाहर के लोगों ने इसका निर्माण नहीं किया। ये बात यहाँ पर कही गई है। प्रभु संपन्न के बारे में क्या कही है? लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। प्रभु संपन्न का मतलब है कि हम अपने आप में इतने सक्षम हैं कि हमारे सभी फैसले हम खुद ले सकते हैं। किसी बाहरी देश का, किसी और देश का हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। ये हमें सर्वोच्च अधिकार है कि हम अपने फैसले खुद ले सकें। इधर पंथ निरपेक्ष के बारे में क्या कहेगी? पंथ निरपेक्ष क्या होता है? नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। यानी कोई भी नागरिक कोई भी धर्म मान सकता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। कोई धर्म आधिकारिक का मतलब कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान मानती है। इन जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, ये सारे संविधानों को एक समान, जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों को समान मानेगी। गणराज्य क्या है? शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राजा का होगा। यानी गणराज्य, भारतीय गणराज्य है, लोगों का शासन होगा, लोगों के द्वारा जिसको चुना जाएगा वो राजा बनेगा, शासक बनेगा, ना तो किसी वंश का बनेगा, न किसी राज्य का बनेगा, न किसी खानदान का बनेगा। समानता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। यानी कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध करवाएगी। बंधुत्व क्या है? हम सभी ऐसे आचरण करेंगे जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हैं। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर नहीं समझेगा, कमज़ोर नहीं समझेगा। यानी हम आपस में सभी भाईचारा बना के रखेंगे, बंधुत्व बना के रखेंगे। स्वतंत्रता क्या है? नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों का अभिव्यक्ति करें, अपने विचारों पर किस तरह से अमल करें, इस पर अनुचित पाबंदी नहीं है। यानी व्यक्ति के अपने विचारों की खुद की अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि वो दूसरे की स्वतंत्रता को न छीने। ये स्वतंत्रता में कहा गया है। लोकतंत्र क्या है? सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को सम्मान, सामाजिक अधिकार होते हैं। अपने जो लोग अपने नेता को चुनेंगे, वो नेता लोगों के प्रति क्या होगा? जवाबदेह होगा। ये स्वतंत्र है यहाँ पर। न्याय क्या है? नागरिकों के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको न्याय समान मिलेगा। ये हमने क्या पढ़ी? उद्देशिका पढ़ी है हमारी। ये नीचे क्या लिखा है नोट करके? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए उद्देशिका में। 42 को याद रख सकते हो, 4 + 2 6, 1976। इनको याद कर सकते हो। जो पूरा समाज है, पूरा समाज के पक्ष में है हम, यानी पूरा समाज एक होना चाहिए। समाज में किसी प्रकार की असमानता, कुरीतियाँ नहीं होनी चाहिए। पूरा समाज एक पंथ होना चाहिए। संस्थाओं के स्वरूप, जो भारतीय संविधान है, एक ये निश्चित दस्तावेज नहीं है, ये लगातार परिवर्तनशील है। समय के साथ साथ इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। इन बदलाव को क्या कहा जाता है? संविधान संशोधन कहा जाता है। हमारे संविधान बनाने वाले निर्माता बहुत ही अच्छे और दूरदर्शी व्यक्ति थे। हमारे संविधान बनाने वाले व्यक्ति बहुत ही अधिक दूरदर्शी थे। उन्हें पता था कि समाज में बदलाव होंगे, और समाज में बदलाव होंगे तो संविधान में बदलाव ज़रूरी हैं। तो उन्होंने ये प्रावधान रखा, हमारा संविधान को ओपन रखा, ताकि इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन किया जा सके। संविधान संशोधन बोलते हैं किसी प्रकार का संशोधन करना या परिवर्तन करना संविधान में। नोट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर शब्द संकलन दिया है, देख लीजिए। औरंगभेद दक्षिण अफ्रीका की सरकार की 1948 से ले और 1979 के बीच, 1948 से लेकर 1979 तक चले के बीच काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और
खराब व्यवहार के कारण चला था ये रंगभेद नीति। धारा किसे कहते हैं? किसी दस्तावेज का खास हिस्सा जिसे अनुच्छेद बोलते हैं। किसी दस्तावेज का खास हिस्सा क्या कहलाता है? अनुच्छेद या धारा कहलाता है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून। इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। संविधान में क्या होते हैं? देश का सर्वोच्च कानून होते हैं, किसमें निहित होते हैं? संविधान में। और राजनीति और समाज को चलाने के लिए जो मौलिक नियम होते हैं, कानून होते हैं, संविधान कहते हैं उसे। संविधान संशोधन क्या होता है? देश की सर्वोच्च विधायी संस्था, जैसे हमारे विधायी संस्था कौन सी है? संसद है, द्वारा उस देश के संविधान में जो बदलाव किया जाता है उसे संविधान संशोधन कहते हैं। देश की सर्वोच्च विधायी संस्था मतलब विधायकों द्वारा जो बनी है संसद। संविधान सभा जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान को लिखने का काम करती है। संविधान सभा कौन सी होती है? जो संविधान को लिखने का काम करती है। प्रारूप क्या होता है? किसी कानून के दस्तावेज का प्रारंभिक रूप। किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप क्या होता है? प्रारूप। दर्शन किसी सोच और काम को दिशा देने वाला सबसे बुनियादी विचार। प्रस्तावना संविधान का वह पहला कथन। संविधान का पहला कथन है जिसमें कोई देश अपने संविधान की बुनियादी मूल्यों यानी जो मेन मुख्य मूल्य हैं वो और अवधारणाओं को स्पष्ट से ढंग से कहे। देशद्रोह क्या होता है? देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध। इस लेसन के हम जो अभ्यास के प्रश्न वो करते हैं। नीचे कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं, हर एक में एक गलती पहचानें और इस अध्याय के आधार पर उसे ठीक करके लिखें। स्वतंत्रता के बाद देश लोकतंत्र हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपने दिमाग को खुला रखा। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1924 में ही अब भारत ने अपना संविधान निर्माण की बात कह दी थी, यानी भारत लोकतंत्र चाहते थे कि हमारा देश लोकतंत्र हो और सभी नागरिकों को समान अधिकार हो। ये गलत है, इसमें ये बात गलत कही गई है। भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कहीं हर एक बात पर सहमत थे? बिल्कुल नहीं थे। बहुत ही 114 बहसें हुई थी, हर एक बात पर वो सहमत नहीं थे, लेकिन जो संविधान के मूल्य थे उन पर एक विचार थे वो। आगे है, जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी? नहीं, बिल्कुल गलत है। जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी? गलत है ये, क्योंकि एक देश जो एक लोकतंत्र है उसका संविधान होना चाहिए। जहाँ लोकतंत्र है वहाँ संविधान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ भी होगी। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन ये गलत है। आपको पता है संविधान संशोधन बहुत ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 2, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का? नहीं, दक्षिण अफ्रीका के लोगों का पड़ोसी देशों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। स्त्री पुरुषों का? नहीं, इनका भी कोई झगड़ा नहीं था। गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक, हाँ इनका झगड़ा था, क्योंकि जो गोरे थे मान रहे थे कि भाई जो अश्वेत हैं ये बहुसंख्या में हैं, हमारे कोई फैसला नहीं मान्य होगा, यानी ये झगड़ा था। रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यक को अश्वेत नहीं, जो रंगीन चमड़ी वाले थे ये तो जो अश्वेत थे इन्हीं के साथ इंक्लूड थे, अलग नहीं थे। इसका आंसर ग होगा। इसका आंसर कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 2 का आंसर ग। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं है? शासन प्रमुख अधिकार है, शासन प्रमुख का नाम है, विधायिका के अधिकार हैं, देश का नाम है। देश का नाम भी है, विधायिका के अधिकार भी हैं, लेकिन शासन प्रमुख अधिकार जो हमारा शासन है वो किससे हमारा एक अधिकार है, शासन प्रमुख का नाम है, लेकिन शासन प्रमुख का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो किसी वंश का होना चाहिए, न किसी राजवंश का होना चाहिए, केवल जो चुना हुआ प्रतिनिधि वही होना चाहिए, शासन प्रमुख का नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन अधिकार है ये है। इसका आंसर ख है। संविधान निर्माण में इन नेताओं और उसकी भूमिका पर
मेल बिठाई। मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा का गठन किया था। कब किया था? 1928 में किया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर क्या थे? ये पारो कमेटी के सदस्य थे। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? और सरोजिनी नायडू। 2 बच गए। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है, राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा की महिला थी सरोजिनी नायडू। इस प्रकार आप इनको आसानी से मिला सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने नियमित साक्षात्कार में जो अपना भाषण दिया था आज़ादी के बाद, उसमें कौन से प्रश्न, इन प्रश्नों का उत्तर उसके आधार पर देना है। नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है? क्योंकि भारत के पास सामने बहुत सी समस्याएं थी। पहली बात तो भारत विभाजन हो गया था। भारत और पाकिस्तान में दंगे फैले थे बहुत भयंकर। इसीलिए कहा था कि भाई सुस्ताने और बैठने का समय नहीं है, अपना संविधान लिखो और देश का निर्माण करो। ये बात किसने कही थी? नेहरू ने कही थी। क्योंकि भारत बहुत से छोटे छोटे रजवाड़ों में बंटा हुआ था। भारत के सामने बहुत सी समस्याएं थी, आराम करने का कोई टाइम नहीं था। खैर, नए भारत के सपने किस तरह से जुड़े थे? नए भारत के सपने किस तरह से जुड़े थे, इसके बारे में भाषण दिया था नेहरू ने अपना। नए भारत का सपना है दुखी और परेशानियों के में पड़े लाखों लोगों की सेवा एवं दरिद्र, अज्ञानता, बीमारियों और अवसर को अंत करना। वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे? पंडित नेहरू यह प्रतिज्ञा चाहते थे, भारत की सेवा का अर्थ उन करोड़ों की सेवा जिन्होंने कष्ट उठाया है। सभी ये प्रतिज्ञा करें। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना है ये हर आंख से आंसू पहुंचने की थी। और गांधी के बारे में बात किसने बोली थी? या बोली थी नेहरू ने आज़ादी के अपने भाषण में। इनको आपस में मिलाकर तो 12 से लिखना है। संप्रभु क्या होता है? फैसले लेने के सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास हो, यानी लोग अपने फैसले खुद ले सके, संप्रभु हों। गणतंत्र क्या होता है? शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति। गणतंत्र में क्या होता है? जो लोग चुनते हैं जिस व्यक्ति को, वो शासन का प्रमुख होता है। बंधुत्व क्या होता है? लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना, यानी पूरा तरह भाईचारा। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी। इस प्रकार से एग्जाम में ये मैदान चिन्ह आ सकते हैं ज्यों के त्यों। आगे ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए हम पीछे चलते हैं एक बार लेसन में, जहाँ पर अपनी वो इधर साइड में बॉक्स दिए थे, वो बॉक्स रह रहे हैं। उस बॉक्सों को करते हैं अपन दोबारा से एक बार। देख लिया, अपने लेसन में ऊपर आ चुके हैं बिल्कुल हम। यहाँ कोई बॉक्स नहीं है, यहाँ भी कोई बॉक्स नहीं है ना। यहाँ यहाँ पर बॉक्स दिया है। ये अपने काम का बॉक्स नहीं है, लेकिन यहाँ से करते हैं शुरू सरदार वल्लभ भाई पटेल से। यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं। जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे दे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। वल्लभ भाई जावर भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल जावर भाई पटेल नाम है पूरा इसका। जन्म गुजरात में हुआ था। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री, यानी जो आखिरी की सरकार बनी थी भारत में संविधान से पहले, उसमें गृह मंत्री, सूचना मंत्री, प्रसारण मंत्री, वकील था। पेशा क्या था इनका? वकील था। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान वकील थे और गृह मंत्री हुए, प्रसारण मंत्री बने, सूचना मंत्री बने। बारदोली किसान सत्याग्रह, बारदोली कहाँ पर? गुजरात में। वहाँ पर किसानों के लिए एक सत्याग्रह चलाया गया था के प्रमुख नेता रहे हैं। यहीं पर इसको सरदार की उपाधि दी गई थी। भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका निभाई थी। जो भारत की रियासतें थी इनको एक किया था। इसी की याद में इनके 31 अक्टूबर को शायद एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। भारत बाद में उप प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे हैं कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जन्म आंध्र प्रदेश, कवयित्री, लेखिका, यानी कवित्री भी है, लेखिका भी है, राजनीतिक कार्यकर्ता भी है, कांग्रेस की नेता भी रही हैं, भारत में उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल रही हैं। भारत में यदि कोई पहली महिला राज्यपाल बनी तो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो APJ अब्दुल कलाम आज़ाद हैं वो अलग हैं, ये अलग हैं। जन्म सऊदी अरब में। जो अबुल कलाम का जन्म देख लीजिए कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में। शिक्षाविद, लेखक, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता, अरबी के विद्वान। अरब शास्त्र, सऊदी अरब में जन्म, अरबी के ज्ञाता, विद्वान, कांग्रेस के नेता और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी थे, यानी जो भारत पाकिस्तान अलग हुए थे इसके कट्टर विरोधी थे ये। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बने। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, याद रखेंगे यहाँ से। T कृष्णाचारी, यहाँ से याद रखेंगे क्या थे ये? केंद्र में वित्त मंत्री थे। कृष्णाचारी क्या थे? वित्त मंत्री थे भारत के। तमिलनाडु से इनका संबंध है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बिहार के थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे और पेशा वकील था। इनका पेशा वकील और सरदार वल्लभ भाई पटेल का पेशा क्या था? वकील था। सरोजिनी नायडू का पेशा क्या था? कवयित्री था। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार में, वहां पर प्रमुख नेता रहे थे गांधी के साथ, इसीलिए बाद में संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पेशा क्या था? वकील था। जन्म बिहार में होता। चंपारण सत्याग्रह में प्रमुख रहे थे। जयपाल सिंह का जन्म झारखंड में हुआ था। जयपाल एक खिलाड़ी थे। क्या के खिलाड़ी थे ये? भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रहे हैं। जयपाल सिंह एक बहुत महान हॉकी खिलाड़ी थे जो कप्तान भी रहे थे भारतीय हॉकी टीम के। आदिवासी समाज के संस्थापक अध्यक्ष थे। जो आदिवासी समाज के लिए सभा स्थापित की गई थी उसके अध्यक्ष थे और झारखंड पार्टी के संस्थापक थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है उसके संस्थापक थे। कौन? जयपाल सिंह। और याद रखेंगे भारत के पहले कप्तान थे टीम के। भारतीय हॉकी टीम हुई है, इस टीम के पहले कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह, झारखंड से। आगे है HC मुखर्जी। जन्म बंगाल में। संविधान सभा के उपाध्यक्ष। संविधान सभा के अध्यक्ष सभी को पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन उपाध्यक्ष किसी को नहीं पता होगा। कौन है? HC मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन है? HC मुखर्जी। प्रसिद्ध लेखक, शिक्षाविद, कांग्रेसी नेता, ऑल इंडिया क्रिश्चियन कांग्रेस, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बंगाल के राज्यपाल बने बाद में और संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। कौन थे? HC मुखर्जी। आगे है G दुर्गाबाई देशमुख। जन्म आंध्र प्रदेश। पेशा वकील, महिला मुक्ति कार्यकर्ता। यानी G दुर्गाबाई देशमुख थी, एक महिला थी, मुक्ति कार्यकर्ता। आंध्र प्रदेश की जन्म हुआ था इनका। इसको दोबारा से करते हैं। G दुर्गाबाई देशमुख का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। पेशा वकील। और किसी का पेशा वकील था? राजेंद्र प्रसाद का पेशा वकील था। और ऊपर हमने देखा था सरदार वल्लभ भाई पटेल का पेशा भी क्या था? वकील था।
और इब देशमुख का पेशा भी वकील है। महिला सभा के संस्थापक, कांग्रेस के सक्रिय नेता, बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के संस्थापक रहे। केंद्रीय कल्याण बोर्ड है जो प्रत्येक स्टेट में है, उसके अध्यक्ष कौन है, संस्थापक कौन है? दुर्गाबाई। बलदेव सिंह, ये हरियाणा के लिए सबसे मेन है, अपने अपने राज्य के बारे में याद रखेंगे। बलदेव सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा में। बलदेव से आपको कुछ याद है, जिसमें बल होगा वही रक्षा करेगा, यानी रक्षा मंत्री हैं भारत के पहले। ये सफल उद्यमी, पंजाब विधानसभा में कोई जरूरी नहीं, अकाली पार्टी के थे ये, संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत थे, संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत किया गया था। बलदेव सिंह को हरियाणा से हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री रहे, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन रहे हैं? बलदेव सिंह। जिसमें बल है वही रक्षा करेगा। रक्षा कौन करेंगे? हरियाणा वाले करेंगे, क्योंकि हरियाणा वाले सबसे नौजवान, मजबूत, अट्टे कट्टे लोग होते हैं हरियाणा के लोग। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, जन्म गुजरात, वकील। कन्हैयालाल मुंशीलाल मणिकलाल भी क्या थे? एक वकील थे, गांधीवादी थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में समदर्थ पार्टी के संस्थापक, एक समदर्थ पार्टी है, उसके संस्थापक कौन थे? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे, पेशे से वकील थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। पीछे हाल ही में यहाँ पर एक हवाई अड्डे का नाम भी इसी के नाम पर किया गया, कोलकाता में। सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन थे भारत के पहले? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। शिक्षक, वकील थे, ये भी वकील थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी क्या थे? पेशे से एक वकील थे। और भारतीय जनसंघ की स्थापना, जहाँ पर आज आरएसएस और बीजेपी का निर्माण हुआ है, इसके संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इसके नाम पर अनेक योजनाएं, अनेक संस्थान खोले गए हैं, अनेक योजनाएं चलाई गई हैं इसके नाम पे, अनेक संस्थान खोले गए हैं बीजेपी पार्टी के द्वारा, क्योंकि बीजेपी के नेता थे, वकील थे, पश्चिम बंगाल से थे। और अंतरिम सरकार में क्या थे? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, बीजेपी के या जनसंघ के संस्थापक थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के मुंह में हुआ था, याद रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में। जन प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक थे, जातिगत थे, भेदभाव के खिलाफ थे। बाद में समदर्थ पार्टी की पहली सरकार में कानून मंत्री बने। जो समदर्थ भारत की पहली सरकार बनी थी उसमें कानून मंत्री, यानी भारत के पहले कानून मंत्री कौन बने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने फिर एक पार्टी बनाई थी अपने खुद की, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। आखिर में आइए हम 15 अगस्त 1947 जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। और उत्तर प्रदेश की और भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? महिला, सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की ही थी। पेशा क्या था? वकील था। किसका? नेहरू का। नेहरू का पेशा क्या था? वकील। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सोमनाथ लाहिड़ी। सोमनाथ लाहिड़ी के बारे में आपने सुना होगा। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था, जहां पर जन्म श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हुआ था। इन दोनों पश्चिम बंगाल से आते थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य थे। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।